हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टीचिंग करियर। माई सेल्फ सपना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ जेंडर, लिंग का अर्थ एवं परिभाषा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेंडर की अवधारणा नारीवादी लेखकों तथा सामाजिक चर्चाओं में 1970 के दशक में प्रचलित हुई। साधारण शब्दों में कहें तो लिंग महिलाओं एवं पुरुषों के बीच अंतर को सामाजिक संदर्भों के आधार पर एक पुरुष जो कार्य कर सकता है तथा एक महिला जो कार्य नहीं कर सकती है के अंतर के आधार पर वर्णित किया जाता है। यानी कि हम कहें जेंडर एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें किसी व्यक्ति को अपने रोल प्ले करने होते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे की माँ नहीं है तो वहाँ पे अगर उसके साथ फादर है, मान लीजिए माँ की मृत्यु हो गई है, अगर उसके साथ फादर है तो फादर माँ का रोल प्ले उस स्थिति में करेगा। तो परिस्थितियों के अनुसार जो जेंडर है वो चेंज हो सकता है और जेंडर यही बताता है कि सोसाइटी में किस तरह का रोल किसी व्यक्ति को प्ले करना है। तो आगे लिखा है, इसलिए लिंग महिला एवं पुरुष के जैविक अंतर को सामाजिक संरचना के आधार पर पृथक करने की एक विश्लेषणात्मक श्रेणी है। जेंडर पद पुरुषत्व एवं स्त्री के व्यवहारिक अंतर को जो कि पुरुषत्व एवं नारीत्व के आधार पर व्यवस्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि जेंडर जो है वो व्यक्ति की बायोलॉजिकल फंक्शन को देखकर नहीं होता। जेंडर सोसाइटी में जो रोल प्ले करना उसके आधार पर होता है। एक पुरुष को पुरुष का रोल प्ले करना है, एक नारी को नारी का रोल प्ले करना है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ये एक्सचेंज भी हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है नारीवादी लेखन इस बात पर बल देता है कि ये भिन्नताएं जैविक नहीं बल्कि पितृसत्तात्मक प्रणाली द्वारा सृजित की गई हैं। जो नारीवादी लेखक हैं यानी कि जो फेमिनिज्म की बात करते हैं उनका ये कहना है ये सारी जो भिन्नताएं हैं वो पैट्रियार्की सोसाइटी द्वारा बनाई गई हैं। इसके अलावा कुछ सिद्धांतकार सुझाव देते हैं कि पुरुषों तथा महिलाओं के बीच में जैविक अंतर उनके मानसिक एवं शारीरिक परिवर्तन का परिणाम है। तर्क देते हैं पुरुष शारीरिक एवं मानसिक रूप से महिलाओं से उत्कृष्ट हैं। इसके अलावा कुछ और भी जो फिलोसोफर हैं वो ये बात कहते हैं कि पुरुष जो है वो महिलाओं से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। ठीक है। और दूसरे अन्य वैज्ञानिक ही सुझाव देते हैं महिलाओं एवं पुरुषों में जैविक अंतर अतिरंजित है। ये अंतर समाज की पितृसत्तात्मक प्रणाली द्वारा सामाजिक रूप से निर्मित किए गए हैं जिसमें पुरुषों को स्त्रियों से श्रेष्ठ दर्शाया गया है। इसलिए समाज में महिलाओं पुरुषों से गौड़ पड़ जाती हैं। 1972 में ओकले की एक किताब आई थी जिसका नाम है सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी। उन्होंने उसमें बोला था, उन्होंने सेक्स शब्द को अन्वेषित किया है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी संस्कृति में यानी कि वेस्टर्न कल्चर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो महिला है वो एक हाउसवाइफ गृहिणी एवं एक मदर की भूमिका निभाती है। वहाँ पर जो महिलाएं हैं वो विशेष करके हाउसवाइफ या फिर एक मदर का रोल प्ले करती हैं। ये इसलिए है क्योंकि महिलाओं को उनकी जैविक स्थिति के आधार पर ये भूमिकाएं निभाने के लिए बनाया गया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि महिलाएं गृहिणी या माँ की भूमिका के अलावा कोई और रोल प्ले नहीं कर सकती, वो कर सकती हैं। ठीक है। पश्चिमी संस्कृति ये विश्वास करती है कि महिलाओं एवं पुरुषों की परंपरागत भूमिका में कोई भी परिवर्तन सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा सकता है। ओकले ने निष्कर्ष निकाला कि महिलाओं एवं पुरुषों की यह भूमिका पितृसत्तात्मक समाज को समर्थन देने उसे कायम रखने में सहायक है। सिमोन डी ब्यूवर ने अपनी पुस्तक, इनकी एक किताब आई थी जिसका नाम है द सेकंड सेक्स में उन्होंने कहा कि कोई भी महिला पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। उसने स्पष्ट किया कि समाज में लैंगिक अंतर ने पुरुष को उसकी जीविका अर्जन भूमिका के कारण श्रेष्ठ बना दिया। इस भूमिका ने उसे समाज एवं परिवार में शक्तिशाली स्थिति प्रदान की। लैंगिक अंतर पदानुक्रम विपक्षीय पुरुष श्रेष्ठ महिला गौण के रूप में स्थित है। इनका कहना ये था कि कोई भी महिला पैदा नहीं होती, यानी कि जब कोई शिशु जन्म लेता है तो वो स्टार्टिंग से ही उसे नहीं पता होता है कि इसे समाज में कौन सा रोल प्ले करना है। अगर एक बच्ची ने जन्म लिया है तो वो ये तो नहीं पता करते, अगर 2 साल तक की कोई बच्ची है या बच्चा है तो तब तक उसे नहीं पता होता है कि उसे समाज में क्या रोल प्ले करना है। लेकिन हम कहीं ना कहीं या सोसाइटी कहीं ना कहीं उसे उसके टॉयज से, उसके कपड़ों से, उसके कलर कॉम्बिनेशन से ये अवगत कराती है कि उसे कौन सा रोल प्ले करना है समाज में। एक लड़की को अपनी माँ के जैसे कार्य करने हैं और एक लड़के को अपने पिता के जैसे कार्य करने हैं। तो इस तरह से समाज उसे अवगत करा देता है कि उसे समाज में कौन सा रोल प्ले करना है। मोइना गैंटस ने भी साक्ष्य बिंदु के आधार पर स्पष्ट किया कि पुरुष शरीर एवं महिला शरीर सामाजिक मूल्य एवं महत्व के आधार पर नितांत भिन्न है, परंतु इसका महिला एवं पुरुष चेतना पर कोई सुस्पष्ट प्रभाव नहीं होता।
कुछ शारीरिक वृत्तांतों का विशेष महत्व होता है तथा ये विशेषता एक ही लिंग में उपस्थित होते हैं। उसने मासिक धर्म का उदाहरण दिया। उनका मत है कि पुरुष तत्व जब तक जैविक पुरुष तथा क्रियान्वित किया जाएगा तब तक महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए पुरुष शरीर मानव आदर्श ओतप्रोत प्रभुत्व रूप में पौराणिक कथाओं के साथ हमारी संस्कृति में विद्वान है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, लिंग की अवधारणा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जेंडर मुख्यतः किसी भी समाज का प्रथम एवं महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संगठन है। ऑब्वियस सी बात है कि सोसाइटी में जो मेन रोल होता है वो जेंडर का होता है। सभी मानवीय संस्थान लैंगिकता के कारण श्रेणीबद्ध हैं, है ना। फिर भी समाज में लिंग के स्थान पर सेक्स शब्द स्वयं में अत्यधिक प्रामाणिक है। दो संरचनात्मक एवं ऐतिहासिक मतभेद सेक्स और जेंडर एक दूसरे का प्रतिच्छेदन करते हैं। परस्पर प्रत्येक व्यक्ति के मन में पदानुक्रम का पारस्परिक समर्थन करते हैं, परंतु जेंडर अन्य असमानताओं के अनुसार मूल रूप से प्रयोग के आधार पर पार्थक्य रहा है। समानता आधारित अन्याय इस तथ्य के माध्यम से है कि महिला गौणता लगभग सभी समाजों में सामान्यता एवं वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य है। बेसिकली देखा जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है इन कंपैरिजन टू वुमेन। सेक्स एवं जेंडर शब्द अपने आप को ऐतिहासिक एवं प्रागैतिहासिक काल से स्पष्ट प्रकट करते हैं, क्योंकि यह भाषा उद्भव से भी पहले आदि युगीन तथ्य है। जेंडर एवं सेक्स में अंतर जीवन की परिस्थिति के रूप में बुनियादी, निर्विवादित और सरल आधार पर भाषा से भी पुराना विदित होता है। जेंडर सामाजिक लक्षणों एवं महिला एवं पुरुष से संबंधित सुअवसरों तथा लड़कों एवं लड़कियों में संबंधों और इसके साथ ही साथ महिलाओं एवं पुरुषों के बीच अन्य व्यक्तियों के संबंध को दर्शाता है। ये लक्षण और संबंध सामाजिक संरक्षित है तथा यानी कि समाज के द्वारा इन लक्षणों को कहीं ना कहीं कंजर्व किया गया है। सोसाइटी ही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समाजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से ही सारी चीज़ें सीखी जाती हैं। ये प्रसंग समय विशिष्ट एवं परिवर्तनीय होते हैं। जेंडर किसी निश्चित संदर्भ में तथा महिलाओं एवं पुरुषों के लिए क्या अपेक्षित, स्वीकार्य एवं मूल्यवान है। यानी कि हम ये एक सोसाइटी में एक सोच बनी होती है कि अगर ये लड़की है तो इससे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं, इसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, लड़कियों जैसा ही होना चाहिए। अगर ये लड़का है तो उससे समाज एक अपेक्षा रखता है कि इसका व्यवहार लड़कों जैसा होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से इस तथ्य का निर्धारण करते हैं कौन, समाज करता है भाई। अधिकतर समाजों में महिलाओं एवं पुरुषों में नियत उत्तरदायित्वों, प्रदत्त गतिविधियों, संसाधनों के उपयोग एवं नियंत्रण तथा साथ ही साथ निर्णय निर्धारण यानी कि डिसीजन मेकिंग, अवसरों संबंधी मतभेद एवं असमानताएं पाई जाती हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे आपको अंतर देखने को मिलेंगे। कहीं तो महिलाओं को डिसीजन मेकिंग पावर में रखा जाता है, कहीं महिलाओं से राय भी नहीं ली जाती। महिलाओं की राय लेना ज़रूरी नहीं समझते कई सोसाइटीज़ में, है ना। तो आगे लिखा है सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषणों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मानदंड वर्ग, जाति, निर्धनता स्तर, जातीय समूह एवं आयु आदि में सम्मिलित हैं। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार देखा जाए तो जेंडर पुरुषों तथा महिलाओं के लिए सामाजिक संरक्षित भूमिकाओं, व्यवहारों, गतिविधियों तथा लक्षणों की प्रदत्त समाज में उपयुक्त व्यवस्था है, जबकि सेक्स एवं इससे संबंधित जैविक प्रकार्य अनुभाविक रूप से अनुक्रमित हैं। जेंडर भूमिकाओं तथा शक्ति संबंधों और उनके द्वारा प्रदर्शित शक्ति संबंध सामाजिक संरक्षित हैं। ये सभी समय एवं कल्चर के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंट कल्चर में हमें डिफरेंट रीति रिवाज देखने को मिलते हैं, है ना। और वहाँ पर कहीं ना कहीं जेंडर रोल ज़रूर होता है, इसलिए परिवर्तन के सहज अनुगामी है। जेंडर की अवधारणा जैविक लिंग तथा पुरुषत्व एवं नारीत्व के सामाजिक पहलुओं में विभिन्नता दर्शाने के साधन के रूप में अंगीकृत की गई है। इसलिए अतिरिक्त जेंडर पूर्व बाल्यावस्था में प्राप्त कम या अधिक मात्रा में स्थिर माना जाता है। कहीं ना कहीं बच्चा अगर 2 साल का हो जाता है तो उसे ये चीज़ थोड़ी थोड़ी तो समझ में आने लगती है कि उसे समाज में किस तरह का रोल प्ले करना है ना। बेस्ट एवं जिमरमैन के अनुसार लिंग जेंडर एक व्यक्तिगत लक्षण नहीं है, ये सामाजिक परिस्थितियों का एक उद्गामी लक्षण है और समाज के मौलिक विभाजन का एक तर्कसंगत साधन है। ये लैंगिक गतिविधियां पुरुष एवं महिला के सामाजिक रूप से स्वीकृत द्विविभाजित लिंग से प्राणियों को संबद्ध करती हैं। यद्यपि ये उल्लेखित है कि ये गतिविधियां हमेशा पुरुषत्व एवं नारीत्व के रूप में नहीं समझी जाती।
तथा इनका अधिक एवं कम नारी सुलभ एवं पुरुषोचित आधार पर आकलन करना एक निरंतर साहसिक कार्य है। वास्तव में कोई भी व्यवहार पुरुषोचित एवं नारी सुलभ प्रकृति के आधार पर परखा जाता है। लिंग निर्धारण करना वास्तव में उन अंतः क्रियाओं पर आधारित होता है जो कि विभिन्न परिस्थितियों में परिलक्षित आकलन के आधार पर वर्णित होती हैं। अतः इस आधार पर जेंडर परिस्थिति आधारित प्रकृति पर निर्भर करता है, ना कि इसकी जन्मजात मूलभूत एवं व्यक्तिगत प्रकृति के आधार पर। थैंक यू दोस्तों। आपको बीएड से रिलेटेड जितने भी नोट्स चाहिए हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू।